साथियों, 2026 की शुरुआत में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और हम जल्द ही $5 ट्रिलियन का आंकड़ा भी छू लेंगे। नए साल में इससे बेहतर उपहार कुछ नहीं हो सकता था। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकोसिस्टम की। हमने उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ा और उसमें हमने एनर्जी फ्लो को समझने की कोशिश की थी। हमने फूड चेन, फूड वेब के जरिए यह समझने की कोशिश की कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आज हम एनर्जी फ्लो से ही एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप्स और सब टाइप्स की, और हम जानेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझने से। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं जिनसे हम क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। यहाँ पे ग्राफिकल मॉडल्स का मतलब है वे चित्र जिनसे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिले, और क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी मात्रा का विस्तार जो किसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स वे चित्र हैं जिनसे हम या तो प्राणियों की संख्या जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे है उसे समझ सकते हैं, या फिर इन्हीं चित्रों के माध्यम से हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे जो बायोमास का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है उसे समझ सकते हैं, या फिर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के जरिए समझ सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की 3 तरह की शेप्स होती हैं। पहली शेप है अपराइट शेप। आपने जितने भी पिरामिड देखे होंगे अभी तक सब इसी शेप के देखे होंगे। इस तरह के पिरामिड्स में जो बेस होता है या आधार इसका वो आपको चौड़ा देखने को मिलता है, और जो टिप होती है वो आपको नैरो देखने को मिलती है। इस तरह के पिरामिड्स का मतलब है कि कोई भी नंबर या बायोमास जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ रहे हैं वह घटता जा रहा है। दूसरी तरह की शेप जो हमें पिरामिड्स में देखने को मिलती है वो इन्वर्टेड शेप है। इन्वर्टेड का अर्थ है कि उल्टा पिरामिड। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका बेस साथियों हमेशा नैरो मिलेगा और इसका टॉप आपको हमेशा चौड़ा मिलेगा। इस तरह के पिरामिड में जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर क्वांटिटी ऑफ बायोमास बढ़ता जाता है। तीसरी तरह का पिरामिड जो हमें देखने को मिलता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल का अर्थ है धुरी या लट्टू। आपने स्पिंडल जैसी एक आकृति देखी होगी जिससे हम प्लांट फाइबर्स को जोड़कर उसे बल देकर रस्सी बनाने का काम करते हैं। कुछ वैसा ही पिरामिड आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह के पिरामिड में खास बात यह है साथियों कि इसका बेस और इसका टॉप दोनों ही नैरो होते हैं, लेकिन बीच से यह चौड़ा होता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्राणियों की संख्या जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से और हायर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ जा रहे हैं तो प्राणियों की संख्या पहले कम है, फिर बढ़ रही है और उसके बाद दोबारा कम हो जाती है। ये 3 बेसिक शेप्स हैं पिरामिड्स की। इस कॉन्सेप्ट में हम 3 तरह के पिरामिड्स का जिक्र करेंगे: पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझने से। हमने पिछले लेक्चर में भी इस पिरामिड का इस्तेमाल कर लिंडमैन्स 10% लॉ को समझा था। इस पिरामिड पर बात करने से पहले मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझाता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यह कहता है कि जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ऊर्जा का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसमें से कुछ एनर्जी रेडिएट आउट हो जाती है हीट की फॉर्म में, और इस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा ही दूसरे लेवल तक पहुंच पाता है। यह सेम प्रिंसिपल आपको नेचर में हर जगह देखने को मिलेगा। आप जानते हैं सूरज से हमें जितनी भी ऊर्जा सनलाइट के फॉर्म में मिलती है उसका काफी हिस्सा अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। एनर्जी का कुछ हिस्सा ही धरती पर पहुंच पाता है जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं। सूरज से आने वाली इस ऊर्जा को ये पेड़ पौधे जो कि प्रोड्यूसर के लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, ये उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर के जरिए ऊर्जा अगले ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सूरज की ऊर्जा को इस्तेमाल करके जितना भी भोजन बनाते हैं वह कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस भोजन का अधिकतर हिस्सा प्रोड्यूसर्स खुद अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा बायोमास के रूप में अक्यूमुलेट होता है वो कहलाता है
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो प्रोड्यूसर्स के इस्तेमाल करने के बाद जितना भोजन उन्होंने अपने शरीर में बचा के रखा है और जितना भोजन दूसरे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, वह कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी कंज्यूमर्स जब इस बचे हुए बायोमास को कंज्यूम करते हैं तो उन तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को मिलने वाली एनर्जी का मात्र 10% होती है। आप यहां देख सकते हैं, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को मिलने वाली एनर्जी को हम 100% माने तो केवल 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंच पाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आमतौर पर हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर होते हैं, उन तक भी इस ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा पहुंच पाता है। तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 10% एनर्जी थी तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को एक प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर उसकी केवल 1% एनर्जी ही मिलेगी। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले थर्ड लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं, ये भी कार्निवोर हैं, इन तक उस ऊर्जा का फिर से 10% हिस्सा पहुंचेगा। 1% का 10% हिस्सा 0.1% होता है। और सिमिलरली जो एपेक्स प्रेडेटर है, उस तक इस थर्ड लेवल कंज्यूमर का भी केवल 10% हिस्सा पहुंचेगा, जो बनेगा 0.01%। हर एक लेवल पर जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इसमें से कुछ एनर्जी हीट के रूप में भी लॉस्ट हो रही है एनवायरनमेंट में। साथियों, इसी पिरामिड से आपको एक चीज और समझने को मिलेगी। जब मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि क्यों एक फूड चेन में हमें 4 या 5 या अधिकतम 6 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण यही है। आप देख पा रहे हैं कि हर एक लेवल पर जब एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफर होती है पिछले लेवल के मुकाबले, तो अंत तक पहुंचते पहुंचते या एपेक्स प्रेडेटर तक पहुंचते पहुंचते वह एनर्जी इतनी कम रह जाती है कि उसके आगे किसी भी जीव को वह सस्टेन करने के लिए काफी नहीं होती। और यहीं पे लिमिटेशन होती है एक इकोसिस्टम की, या हम कह सकते हैं कि यहीं पे एक लिमिटेशन है एनर्जी ट्रांसफर की। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में एक खास बात यह है कि इट इज ऑलवेज अपराइट। यह पिरामिड हमेशा आपको सीधा ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां पे इसका बेस चौड़ा है और टिप इसकी नैरो है। इस शेप के बनने के पीछे का मुख्य कारण भी आप जान चुके हैं कि यह 100% एनर्जी लेवल से 0.01% तक पहुंच रहा है, इसीलिए इसका टिप नैरो होता चला जा रहा है। चलिए अब पिरामिड ऑफ बायोमास को समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। मैं कोशिश करूंगा कि इसको सरलतम तरीके से आपको समझा सकूं। मैं आपको बता चुका हूं कि बायोमास हम ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं, और जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं तो हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास किसी भी समय पर अवेलेबल है। प्रोड्यूसर्स पर कितना बायोमास अवेलेबल है, कंज्यूमर के ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास अवेलेबल है, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है, या एपेक्स प्रेडेटर के लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास से। तो बायोमास को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसे एनर्जी को हमने किलो कैलोरीज में मेजर किया कि भाई मान लीजिए यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल थी, यहाँ पे उसका 10% यानी 1000 किलो कैलोरीज अवेलेबल होगी। यहाँ पर आते आते 100 किलो कैलोरीज अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड लेवल के कंज्यूमर पे पहुंच के 10 किलो कैलोरीज अवेलेबल होगी, और यहाँ पे 1 किलो कैलोरी ही अवेलेबल होगी। और इसी का कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमें पता है कि एक एपेक्स प्रेडेटर को कई जीव खाने पड़ेंगे अपना पेट भरने के लिए। तो हम बायोमास को किस यूनिट में मेजर करते हैं? हम बायोमास को मेजर करते हैं ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया। यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल है, उसका जब हम ड्राई वेट लेते हैं कि हर एक यूनिट एरिया में वो कितना अवेलेबल है, उसी से बायोमास मेजर होता है। इसे मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक यूनिट ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या कुछ जगह पर आपको ग्राम्स ऑफ कार्बन पर मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट देखने को मिलेगी। इसी को जब हम अलग अलग इकोसिस्टम्स में देखते हैं तो हमें दो तरह के पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, एक अपराइट पिरामिड और एक इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड में जो टोटल अमाउंट है बायोमास का, वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है हमें प्रोड्यूसर से और टॉप कंज्यूमर के लेवल तक पहुंचते पहुंचते। यानी कि पेड़ पौधों का जो टोटल बायोमास अवेलेबल है वो ज्यादा होगा, और जो टॉप प्रेडेटर का बायोमास अवेलेबल होगा वो सबसे कम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे हैं जहां पर हमें बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिलता है। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले पिरामिड ऑफ बायोमास का अपराइट एग्जाम्पल समझते हैं। एक टिपिकल फॉरेस्ट या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर लेवल पे बायोमास है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम इन सभी प्रोड्यूसर्स का वेट करें तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में हमें सबसे ज्यादा वेट देखने को मिलेगा इन प्लांट्स का। इन प्लांट्स को खाकर जो हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स जिंदा रह रहे हैं उनका वेट घट जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं आपको कह दूं कि 1 हेक्टेयर के जंगल में आपको केवल 20 हिरन ही देखने को मिल सकते हैं और उन 20 हिरणों पे केवल 2 ही भेड़िया आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी बायोमास ये 1 हेक्टेयर जंगल में ये पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बायोमास सिर्फ इतना ही है कि केवल 20 हिरणों की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके, और ये 20 हिरणों की पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है कि ये 2 भेड़ियों को सपोर्ट कर सके। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास घटता चला जा रहा है। इन सभी पेड़ पौधों में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर का वजन ज्यादा है इन सभी हिरणों के वजन से, और इन सभी हिरणों का वजन ज्यादा है इन भेड़ियों के वजन से। इसलिए एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें अपराइट पिरामिड देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बायोमास घटता चला जा रहा है। यहाँ पे आपको इनकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी यूनिट्स दे रखी है। प्रोड्यूसर लेवल पर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 20,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर्स के लेवल पे आपको 2,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर देखने को मिल रहा है, और जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो वहां पे 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ही आपको देखने को मिल रहा है। यह है आपका अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं तो हमें इसका बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का बायोमास तो हमें कम देखने को मिल रहा है, हर्बीवोर्स का बायोमास हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कार्निवोर का तो उससे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पे एनर्जी लॉस का प्रिंसिपल काम नहीं करता? ऐसा क्यों है कि भाई प्रोड्यूसर्स का एक स्मॉल बायोमास ज्यादा हर्बीवोर्स को सपोर्ट कर रहा है और उससे भी ज्यादा कार्निवोर्स सपोर्ट हो रहे हैं? साथियों, यह कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडिंग क्रॉप का और टर्न अराउंड टाइम का। साथियों, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि किसी भी मोमेंट पे किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना जीवित बायोमास मौजूद है, इसी को तो हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर में नाप रहे हैं। और याद रहे, यहां केवल जीवित बायोमास की बात हो रही है, मृत की नहीं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि कितनी जल्दी कोई भी पॉपुलेशन या आबादी अपने आप को रिप्लेस कर लेती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 100 पेड़ों में मौजूद ये 20,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर का बायोमास है, उसमें से आपने कुछ पेड़ हटा दिए और ये 10,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर का ही बायोमास रह गया। अब वापस से ये 20,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बायोमास अचीव करने में कितना समय लगेगा? इसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ये टर्न अराउंड टाइम आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए यहाँ 20 हिरणों की आबादी थी, अगर उस 20 हिरणों में से मैंने 10 मार दिए तो यहाँ पर बायोमास डिक्रीज हो जाएगा, और वापस से ये 2,000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के बायोमास पर पहुंचने में इसे कितना समय लग रहा है, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। वो टर्न अराउंड टाइम भी महीनों से लेकर सालों तक हो सकता है। इसलिए आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अपराइट पिरामिड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग क्रॉप तो बिल्कुल स्मॉल है, यानी कि किसी भी क्षण जो टोटल बायोमास है, जितने भी प्लैंक्टन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो कम है हर्बीवोर्स की तुलना में, और सिमिलरली हर्बीवोर्स का कम है कार्निवोर्स की तुलना में। लेकिन इनका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। जब मैं कह रहा हूं टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, इसका अर्थ ये है कि ये प्रोड्यूसर्स या ये प्लैंक्टन्स, इनके कुछ प्रजातियां या तो कुछ घंटों में ही वापस से अपनी आबादी को रिप्लेस कर लेती हैं, या 1 से 3 दिन के भीतर भीतर ये वापस से अपनी आबादी को रिप्लेस कर लेते हैं। इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हर्बीवोर्स इन प्रोड्यूसर्स को लगातार खाते भी रहते हैं तो भी ये प्रोड्यूसर्स अपने आप को लगातार रेप्लिकेट करके बहुत तेजी से अपनी आबादी की पूर्ति करते रहते हैं, बहुत तेजी से प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिस वजह से ये हर्बीवोर्स की एक लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाते हैं। सिमिलरली ये जो हर्बीवोर स्पीशीज होती हैं, इनका भी टर्न अराउंड टाइम काफी कम होता है। ये भी जल्दी से खाए जाने के बावजूद अपनी आबादी को या अपने टोटल बायोमास को बहुत जल्दी फिर से अचीव कर लेती हैं। इसी वजह से ये एक लार्जर कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट कर पाते हैं, जहां पे हमें टोटल बायोमास 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर देखने को मिल सकता है। सो इवन दो
हर एक ट्रॉफिक लेवल से जब बायोमास के रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी लॉस तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन खाना इतना ज्यादा अवेलेबल है कि उसको खाके हर एक लेवल के कंज्यूमर्स बायोमास को अक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। और ये जो बायोमास अक्यूमुलेट हो रहा है ये फैसिलिटेट हो रहा है इनके लाइफ स्पैन की वजह से। जैसे प्लैंक्टन्स का लाइफ स्पैन तो केवल 1 से 3 दिन का है। ये हर्बीवोर की कुछ प्रजातियां कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक जीवित रहती हैं। तो जब तक ये जीवित रहती हैं तब तक ये इन प्लैंक्टन्स को खाके बायोमास को अक्यूमुलेट करती रहती हैं। जो बड़े कार्निवोर्स हैं इनकी उम्र कुछ सालों में होती है, तो ये जितने समय जीते हैं ये इन हर्बीवोर्स को खाके बायोमास को अक्यूमुलेट करते रहते हैं। इसीलिए आपको बढ़ते ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ता हुआ बायोमास अक्यूमुलेट होता नजर आता है। और यही 3 फैक्टर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पेड़ पौधों का जीवन तो ज्यादा होता है, बल्कि सबसे अधिक होता है। कुछ पेड़ तो 1000 साल जी जाते हैं। हर्बीवोर्स का लाइफ स्पैन 15-20 साल तक होता है, लेकिन कार्निवोर्स हार्डली 7 या 8 साल तक ही जी पाते हैं। इसलिए एक तो इनके घटते हुए लाइफ स्पैन की वजह से, दूसरा इनके हायर टर्न अराउंड टाइम की वजह से हमें इस तरह का बायोमास अक्यूमुलेशन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में देखने को नहीं मिलता। ये बायोमास अक्यूमुलेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का। इसलिए हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज एक बार रिवर्स करके जरूर देखिए। अगर तब भी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे इसी पिरामिड को मैंने रिप्रोडक्शन रेट और बायोमास के रूप में समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए प्लैंक्टन्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। जू प्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स को खाते हैं, फिशेस जू प्लैंक्टन्स को खाती है और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। प्लैंक्टन्स का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 3 दिन में ही अपने पूरी पॉपुलेशन को ये रिप्लेस कर सकते हैं। जू प्लैंक्टन्स का रिप्रोडक्शन रेट प्लैंक्टन्स के मुकाबले स्लो होता है, कम होता है। फिशेस का और भी स्लो होता है रिप्रोडक्शन रेट, और बड़ी मछलियों का हमें और भी ज्यादा स्लो देखने को मिलता है, जो कुछ महीनों से कुछ सालों तक हो सकता है। अब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो 10% लो को ही फॉलो करेगा। तो मान लीजिए अगर किसी एक प्लैंक्टन का वजन 1 ग्राम है तो उसको जब कोई जू प्लैंक्टन खाएगा तो उसे केवल 0.1 ग्राम ही एनर्जी मिलेगी। जू प्लैंक्टन को अपना जो अडल्ट वेट है ये 4 ग्राम का अचीव करने के लिए बहुत सारे प्लैंक्टन्स खाने पड़ेंगे, और प्लैंक्टन्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो जू प्लैंक्टन इनको खाता रहेगा और इनको खाते खाते अपना वेट अचीव कर लेगा 4 ग्राम का। अब मान लीजिए कोई फिश जू प्लैंक्टन को खा रही है तो वो फिश को इस 4 ग्राम से केवल 0.4 ग्राम ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि फिश का लाइफ स्पैन भी ज्यादा है जू प्लैंक्टन के मुकाबले, तो ये कई हफ्तों तक जू प्लैंक्टन्स खाती रहेगी और अपना ये 40 ग्राम का मान लो एवरेज वेट अचीव कर लेती है। फिर इस फिश को कोई बड़ी मछली खाएगी तो उससे इसे केवल मान लीजिए 4 ग्राम एनर्जी मिल रही है। अब इस बड़ी मछली का लाइफ स्पैन और भी ज्यादा बड़ा है और इस लाइफ स्पैन में ये बहुत सारी छोटी मछलियों को खाएगी और तब जाके ये अपना स्टैंडर्ड वेट अचीव कर लेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे बायोमास बढ़ता हुआ चला जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड लाइफ स्पैन। तो इसलिए जब आप इस इकोसिस्टम में टोटल बायोमास कैलकुलेट करेंगे किसी भी ट्रॉफिक लेवल का, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का वेट इनटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे प्लैंक्टन का अगर हर एक प्लैंक्टन का 1 ग्राम वजन है और टोटल 100 इंडिविजुअल्स हैं तो टोटल बायोमास यहाँ पे 100 ग्राम हो गया। जू प्लैंक्टन्स का मान लीजिए एक इंडिविजुअल का वेट 4 ग्राम है और टोटल 50 इंडिविजुअल्स हैं तो 200 ग्राम बायोमास हो गया। फिश का मान लीजिए 40 ग्राम ईच है और 10 इंडिविजुअल्स हैं तो यहाँ पे टोटल बायोमास 400 ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली जो बड़ी मछलियां मान लीजिए एक का एवरेज वेट 500 ग्राम है और टोटल 2 इंडिविजुअल्स हैं तो टोटल 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बायोमास हो गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे जो आंकड़े हैं ये केवल एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको लिखे हुए हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स तो आपको जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर की तरफ हम जा रहे हैं, नंबर्स आपको घटते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो यानी कि अगर इसी इकोसिस्टम में हम पिरामिड ऑफ नंबर्स बनाएंगे तो वो हमें अपराइट ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसी इकोसिस्टम में हमने पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया है तो हमें इन्वर्टेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इस स्लाइड को पॉज करके एक बार इसे पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें। मैंने अभी तक जो भी बात की है
उसको इस स्लाइड में समराइज कर दिया है। आप इसे देखें और अच्छे से पढ़ें। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद अगर आप इसे ठीक से समझ गए तो आज के बाद आपको कभी इस चीज में कोई डाउट नहीं होने वाला। साथियों, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास एक छोटा सा प्लॉट है, उस प्लॉट में आपने फसल लगा रखी है, लेकिन उस छोटे से प्लॉट पे इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि आप उससे पूरा एक पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, और उस पोल्ट्री फार्म में इतने मुर्गे पैदा होते हैं कि आप उससे पूरे एक गांव की आबादी को खिला रहे हैं। ये सारा गेम है टर्न अराउंड टाइम का, लाइफ स्पैन का, और इन्हीं दोनों की वजह से आपको जो स्टैंडिंग क्रॉप देखने को मिलती है वो कुछ इस पैटर्न में देखने को मिलती है। इसी वजह से आपका बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। चलिए अब इसे खत्म करके बढ़ते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की तरफ। आमतौर पर लोग सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स को ही पढ़ते हैं, पर मैं आपको सबसे लास्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसी के सबसे ज्यादा टाइप्स होते हैं। ये आपको 3 तरह का देखने को मिलता है, अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप्ड। अपराइट पिरामिड में आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। इन्वर्टेड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ही हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के लेवल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। और स्पिंडल शेप हमें तब देखने को मिलता है जब टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स भी कम हो, लेकिन हर्बीवोर्स बहुत ज्यादा हो, और उसके बाद कार्निवोर्स फिर से कम हो जाएं। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ग्रास प्लांट्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन वो टोटल जो ग्रास प्लांट्स हैं उन पे जो ग्रास होपर्स सर्वाइव कर रहे हैं फीड करके, उनकी संख्या आपको इनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी। फिर जो मेंढक हैं टोटल, जो इन ग्रास होपर्स को खा के सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी संख्या आपको इन ग्रास होपर्स से कम देखने को मिलेगी। और सिमिलरली आपको सांप इन मेंढकों से भी कम देखने को मिलेंगे। यह साथियों आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो पिरामिड ऑफ बायोमास में मैंने आपको समझाया था और यहाँ पे जो समझा रहा हूं उसमें मैंने जो उदाहरण आपको पिरामिड ऑफ बायोमास में एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को लेकर समझाया था, मैंने उसमें भी आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट ही बताया था। हालांकि हमेशा ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक ट्री इकोसिस्टम है। ट्री इकोसिस्टम का मतलब किसी एक सिंगल पेड़ पे एग्जिस्ट करने वाला इकोसिस्टम। हम मान लीजिए पेड़ की तो क्वांटिटी एक ही है, लेकिन उस पेड़ पे सरवाइव करने वाले पक्षी कितने हैं? 30-40 पक्षी हो सकते हैं। और इन 30-40 पक्षियों पे जो बग्स हैं, जो पैरासाइट्स के रूप में इन पक्षियों पे रहते हैं, वो बग्स कितने हो सकते हैं? तो वो सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। और इन बग्स पे भी रहने वाले पैरासाइट्स, जिन्हें हम हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं, यानी पैरासाइट के ऊपर रहने वाले पैरासाइट या चोर पे मोर, वो हाइपर पैरासाइट्स इन बग्स से भी ज्यादा मिलेंगे आपको देखने को। हो सकता है हर एक बग पे 3-4 फ्लीज आपको देखने को मिल जाएं। तो जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड है। अब इसी ट्री इकोसिस्टम में मैं आपको स्पिंडल शेप का उदाहरण देता हूं। इसी को देखकर आपको यह भी समझ में आएगा कि एक ही जगह पर कितनी विविधता हमें देखने को मिल सकती है। मदर नेचर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। साथियों, एक पेड़ है, उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी जो उसकी बेरीज खाते हैं, उसके फल खाते हैं, वो 30-40 हो सकते हैं, लेकिन उन पक्षियों को खाने वाला ईगल कोई उस पे एक ही मिलेगा। तो आप देखिए, बेस नैरो है, इसका मिडिल लेवल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो ब्रॉड है, और इसका टॉप फिर से नैरो हो गया है क्योंकि कार्निवोर की संख्या हर्बीवोर से कम है। इसी वजह से ये स्पिंडल शेप बन गया है। इसी का एक उदाहरण मैं आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देता हूँ। मान लीजिए 1 हेक्टेयर का कोई एक फॉरेस्ट है जिसमें कुछ पेड़ हैं, लेकिन उन पेड़ों पर रहने वाले इंसेक्ट्स की संख्या उन पेड़ों से भी ज्यादा है, और उन इंसेक्ट्स पे फीड करने वाले जो पक्षी हैं वो फिर से उनकी संख्या कम हो जाएगी, और उन पक्षियों को खाने वाले जो टॉप कार्निवोर हैं, ईगल या हॉक जैसे, वो फिर से कम हो जाएंगे। तो फिर से एक स्पिंडल शेप बन जाएगी। ऐसे बनता है स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो हमने जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़े, चाहे वो पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, बायोमास हो, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर्स, इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है? ये पिरामिड्स हमें समझने में मदद करते हैं एनर्जी के फ्लो को, और 10% ट्रांसफर रूल को, जिसे हम लिंडमैन्स लॉ कहते हैं, बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स,
कि कैसे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। इन्हीं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मदद से हम स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी समझते हैं एक इकोसिस्टम की। हम समझते हैं कि बायोमास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है या फिर नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे देखने को मिल रहा है। हमें यह भी समझ में आता है कि किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पर अगर कोई भी डिसरप्शन होता है तो उसका हमें दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स पर क्या असर देखने को मिलेगा, या कैसे कोई इकोसिस्टम अपनी रेजिलियंस मेंटेन रख पाएगा या फिर पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। इन्हीं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मदद से हमें यह भी समझ में आता है कि प्रोडक्टिविटी की भी एक लिमिटेशन है। जैसा कि मैंने आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी में समझाया था कि कोई भी इकोसिस्टम 5 या हद से हद 6 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी की लिमिटेशन वहां पहुंच रही है। इसलिए आपको एपेक्स प्रेडेटर के लेवल पे जाके ट्रॉफिक लेवल्स खत्म होते दिखाई देंगे। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ा, हमने एनर्जी का पिरामिड देखा, बायोमास और नंबर्स का, हमने इनके डिफरेंट सब टाइप्स देखे, और लास्ट में हमने देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की सिग्निफिकेंस क्या है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है साथियों, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में खत्म करना जरूरी था। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।